हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग इससे पहले की क्लास में जितना भी पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या पढ़ना है आज की क्लास में। तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पौधा में पोषण। किस में पोषण पढ़ रहे थे? देखिए यहाँ पास बताया गया था पौधों में पोषण, और पौधों में पोषण के बाद सबसे पहले हम लोग बताए थे कि पौधों में पोषण से सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना था वो प्रकाश संश्लेषण का स्थान। आखिर कौन कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? क्लियर सबको? तो बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण सबसे पहला बताया गया था पत्ती, और पत्ती के अंदर होता है हरित लवक। दोनों संरचना के बारे में डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं ये सारा चीज। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? तो बताया गया था दो कारक आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक को बताए थे आंतरिक कारक और एक को बताए थे बाह्य कारक। आंतरिक कारक में सिर्फ एक ही था, क्लोरोफिल। बाह्य कारक में सूर्य के प्रकाश, जल और क्या था? सूर्य के प्रकाश, जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लिया था। ये सारे थे कौन से कारक थे? आवश्यक बाह्य कारक था वो सब, और आंतरिक कारक। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है इससे पहले की लेक्चर में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? पूरा डिटेल में बताया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होता है, कैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रकाशीय और एक को बोला जाता है अप्रकाशीय। और उसके बाद हम लोग सीखे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारा चीज सीख लेंगे। उसके बाद पौधों में पोषण को हम लोग खत्म करेंगे। जो पौधों में पोषण का सबसे लास्ट टॉपिक जो बताया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक बताया जाएगा। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में क्या पढ़ाई होगा? आज की क्लास में पढ़ाई होने वाला प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण के दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक को बोलते हैं प्रकाशीय, एक को बोलते हैं अप्रकाशीय। ये दोनों क्या होता है आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। ये बोर्ड पे लिखते हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या बोले? जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधा को भोजन हम लोग तो देते नहीं है, वो अपना भोजन खुद स्वयं तैयार करते हैं। पोषण में सब सारा चीज बताया गया है। तो जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन को स्वयं बना लेते हैं, स्वयं तैयार कर लेते हैं, वह क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब इस स्वयं कैसे बनाते हैं अपना भोजन? तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए दो प्रकार के पदार्थ, सबसे पहले एक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या बोला जाता है? अकार्बनिक यौगिक। ये अकार्बनिक यौगिक को आपस में जोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। ऐसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आइए सारा बात को हम लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करेंगे उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसी को दिक्कत है फर्स्ट पॉइंट में? आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? सौर ऊर्जा को, जो सूर्य से ऊर्जा आता है, इस सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रसायन ऊर्जा। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सौर ऊर्जा बोले तो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है, और सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा के कण होते हैं, जो मौलिक कण होते हैं जिससे एनर्जी प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। और इस फोटोन के सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। रसायन ऊर्जा बोले तो एटीपी। ये सारा चीज बताया जाएगा एटीपी क्या होता है, और किस में कन्वर्ट करते हैं? एनएडीपीएच, NADPH2। ये दो प्रकार के रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं पेड़ पौधे। किस ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को। सूर्य के प्रकाश को एटीपी और NADPH में कन्वर्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? पौधे जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करेंगे उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? पेड़ पौधे किस ऊर्जा में बदलते हैं? रसायन ऊर्जा। रसायन ऊर्जा बोले तो एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH का पूरा नाम होता है निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। इसका पूरा नाम होता है। सारा चीज बताया जाएगा, लेकिन इस क्या होता है सबको समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण जितना अभी बताया है, क्या इतना में सबको समझ में आया है?
आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसकी क्रिया विधि को समझते हैं, पेड़ पौधे कैसे किस तरह से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, इसकी क्रिया विधि को समझने वाले हैं, वर्किंग को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। क्या सबसे पहले पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश बोले तो एच न्यू, सूर्य के प्रकाश को शॉर्ट में एच न्यू भी लिखता है कहीं के, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल को हिंदी में कहा जाता है पर्णहरित। सूर्य के प्रकाश, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को संयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके आपस में एक उत्पाद बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यह क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए इस तरह से क्रिया विधि करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं, किसका किसका संयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोग से किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। इसके साथ साथ कुछ और उत्पाद बनते हैं जैसे कि जल का निर्माण होता है और जल की और साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यह क्रिया जो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कहलाता है। अब इसको बैलेंस करना होगा हमें, तो आइए इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हर एक किताब में लिखे और देखे होंगे C6H12 6CO2 प्लस में 12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस में 6H2O इक्वल टू 6O2, हर एक किताब में लिखा हुआ रहता है। लेकिन इसको बैलेंस एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बता रहे हैं, पहले यहां पास हम समझाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संयोग करके, दोनों को आपस में जोड़कर, संयोग करना मतलब जोड़ना, दोनों को आपस में मिला करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। यह क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। इसको बैलेंस करने की बात आई तो बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट हर एक किताब में यही लिख दिया रहता है। 6CO2 प्लस में 12H2O इक्वल टू 6H12 और 6 प्लस में 6H2O इक्वल टू 6O2, हर एक किताब में लिखा हुआ रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। क्लियर है सबको। आइए अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि में एक और यहां से डिफिनेशन, इससे एक और डिफिनेशन निकल के आता है, उस डिफिनेशन को हम बोर्ड पे लिखते हैं। क्या इससे डिफिनेशन निकल के आता है, प्रकाश संश्लेषण का एक और डिफिनेशन निकल के आता है। इससे क्या निकल के आता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो डिफिनेशन निकल के आता है, पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करेंगे उसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। एंड नेक्स्ट, पौधे पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O के संयोग से, CO2 और H2O के संयोग से जल का, सॉरी, किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाता है, यह क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे किसकी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सॉरी, पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O के संयोग से किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। किसको दिक्कत है, पहले हम न्यूमेरिकल वर्ड समझाए यहाँ पर लिख करके, उसके बाद हम नीचे लिख दिए हैं इसका डेफिनेशन। और इसी से एक और डेफिनेशन बनता है। आप सभी लोग बताइए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, ये किस प्रकार का यौगिक है, पढ़ाया गया था इससे पहले की क्लास में। ये किस प्रकार का यौगिक होता है, ये होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और देखिए तो ये जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ये ग्लूकोज कैसा यौगिक है, ये होता है कार्बनिक यौगिक।
कार्बनिक यौगिक। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक यौगिक आपस में संयोग करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं? ऐसे सवाल आता है यहां से। ऐसा कौन सा पोषण की प्रक्रिया होता है जिसमें अकार्बनिक यौगिक आपस में संयोग करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग करके कौन सा यौगिक का निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्या प्रकाश संश्लेषण का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से? क्या पेड़ पौधे अकार्बनिक यौगिक की सहायता से आपस में संयोग कर किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ढेर 3 डेफिनेशन बताए हैं, तीनों में से सबसे आसान डेफिनेशन है पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन बताएं पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एंड तीसरा डेफिनेशन क्या बताया है? तीसरा डेफिनेशन बताया है अकार्बनिक यौगिक की सहायता से पेड़ पौधे आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। किसी को दिक्कत है प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन में? आइए अब प्रकाश संश्लेषण के एक और डेफिनेशन को हम नीचे लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या पौधे अकार्बनिक यौगिक के संयोग से कैसा यौगिक का निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को आगे तो लिख ही सकते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसी को भी दिक्कत है यहां तक? आइए अब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट सीखते हैं, कुछ वीवीआई पॉइंट सीखते हैं प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड। सबसे पहले नोट, अब ढेर सारा नोट हम लोग सीखने वाले हैं। फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ये जो ग्लूकोज बना है ना, ये ग्लूकोज बनता है CO2 के अपचयन से। ये जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बना है वो CO2 के किससे बनता है? CO2 के उपचयन से। सॉरी, यहाँ पास उपचयन लिखा हुआ है। CO2 के उपचयन से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आइए इस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास नेक्स्ट पेज पे। CO2 के अपचयन से किसका निर्माण होता है? C6H12O6 का निर्माण होता है। किसी को भी दिक्कत है नोट नंबर फर्स्ट में? किसके अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होगा? तो CO2 का जब उपचयन होता है, सॉरी एवरीबॉडी, CO2 का जब उपचयन होता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब बताइए ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए CO2 के कितने अणु की आवश्यकता पड़ती है? तो 6 अणु की आवश्यकता पड़ती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पास। तो आइए इस बात को नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं, या इसे में लिख देते हैं। ग्लूकोज के निर्माण के लिए C6H12O6 ग्लूकोज के निर्माण के लिए ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए ऐसे लिख देते हैं, ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में CO2 के 6 अणु भाग लेते हैं। क्या फर्स्ट नोट सबको क्लियर है? यहां से बताएं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन होता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बताएं कि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु की आवश्यकता पड़ती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु की आवश्यकता पड़ती है। ये सारा चीज आपको बताया गया है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड नोट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। एंड ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु की आवश्यकता पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु की आवश्यकता पड़ती है। किसी को भी दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर सेकेंड। नोट नंबर सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होता है वो क्या होता है? जो मेन उत्पाद होता है, जो मेन उत्पाद बना वो क्या बना है? तो वो तो बताया पीछे देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद बनता है वो कौन बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो कोई पूछता है यहां से सवाल पूछेगा 1 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद को बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। क्लियर है सबको यहां तक? एंड प्रकाश संश्लेषण का सह या अंतिम उत्पाद कौन होता है? सह या अंतिम उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद जो है वो होता है ग्लूकोज। किसको दिक्कत है नोट नंबर सेकंड में? आइए नोट नंबर थर्ड को समझते हैं। नोट नंबर थर्ड देखिए यहां पास, ये जो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है ना, ये होता है जल के ये जो ऑक्सीजन बना है इस जल के अपघटन के फलस्वरूप बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है किसके अपघटन के फलस्वरूप निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण जल के अपघटन के फलस्वरूप होता है। अपघटन के फलस्वरूप होता है। तो बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो किसके अपघटन के फलस्वरूप होगा? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का निर्माण है वो जल के अपघटन के फलस्वरूप होता है। जब जल अपघटित होता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, सारा चीज बताया जाएगा प्रकाशीय प्रतिक्रिया में। अभी सीख लेना है कुछ नोट पॉइंट। यहां से सवाल पूछता है एग्जाम में, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो बता देना प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। और क्या पूछेगा सवाल एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन होता है? तो बता देना ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की आवश्यकता पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के का जो प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो CO2 के किसके फलस्वरूप होता है? तो CO2 के उपचयन के फलस्वरूप होता है। ये सारी चीज बता देना, इसलिए तो नोट पॉइंट यहाँ पास लिखवा रहे हैं एक एक करके, सारा 1 नंबर में पूछता है यहां से सवाल। किसी को भी दिक्कत है यहां तक? नोट नंबर थर्ड में ये तीनों नोट किससे रिलेटेड था? तीनों नोट जो है इस इक्वेशन से रिलेटेड था। हम अच्छा से समझाए हैं इस इक्वेशन को। क्लियर है सबको? आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, नोट नंबर तीसरा। अब नोट नंबर चौथा समझते हैं। नोट नंबर 4, इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं वायुमंडल से? कार्बन डाइऑक्साइड को। और श्वसन दर के दौरान पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया का फलस्वरूप पेड़ पौधे। तो आइए समझते हैं, जब दिन में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, जब दिन में ज्यादा होता है कि रात में ज्यादा होता है, कब कैसे होता है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे क्या करेंगे? पेड़ पौधे बताइए CO2 को ग्रहण करते हैं।
CO2 को ग्रहण, और बदले में क्या देते हैं हम लोग को, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और श्वसन दर के फलस्वरूप क्या होता है, श्वसन दर के फलस्वरूप जस्ट इसका ऑपोजिट काम होता है। श्वसन दर के फलस्वरूप पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण, और बदले में किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। अब आप बताइए, अगर दिन के समय में क्या सूर्य के प्रकाश बहुत अधिक होता है दिन के समय में, हाँ, तो दिन के समय में कौन सा क्रिया ज्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण का कि श्वसन का, तो प्रकाश संश्लेषण के जो दर है वो दिन के समय में ज्यादा होता है। तो नोट 4, दिन के समय में ऐसा कौन सा क्रिया है जो पेड़ पौधों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो अधिक होता है, किससे, श्वसन दर से अधिक होता है दिन के समय में। जब दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगा और श्वसन की दर कम होगा, तो बताइए पेड़ पौधे दिन के समय में किसको छोड़ेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक है तो ऑक्सीजन को भी अधिक रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे, और श्वसन की दर कम है तो बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कम छोड़ेगा, है कार्बन डाइऑक्साइड को ले छोड़ेगा। तो कोई पूछेगा कि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होता है कि श्वसन की दर अधिक होता है, तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दिन के समय में पेड़ पौधे किसको रिलीज करते हैं, तो दिन के समय में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि दिन के समय में कौन सी दर ज्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर, और प्रकाश संश्लेषण की दर में पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, बदले में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अभी ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा दिन के समय में, और रात के समय में क्या ऑक्सीजन ले पा रहा है सही से पेड़ पौधा, ऑक्सीजन ले रहा है, सॉरी, रात के समय में ऑक्सीजन को श्वसन की जो दर है वो ज्यादा हो जाता है रात के समय में। आइए इस बात को हम लिख देते हैं नोट नंबर 5 करके, उसके बाद अच्छा से समझाते हैं। नोट नंबर 5, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो श्वसन दर से कम होता है। हम क्या बोले, रात के समय में जो श्वसन दर है वो अधिक होता है, किससे अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण से अधिक होता है। तो बोलिए श्वसन की दर अधिक हो रहा है तो रात के समय में पेड़ पौधे किसको रिलीज करेंगे, CO2 को ज्यादा रिलीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और ऑक्सीजन को कम रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा पेड़ पौधे के अंदर, और किसकी मात्रा बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। इसलिए गांव देहात में बोलते हैं कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों रात के समय में क्यों पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में श्वसन की जो दर है प्रकाश संश्लेषण से अधिक होता है, और श्वसन के दर के फलस्वरूप पेड़ पौधे किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए हानिकारक गैस होता है। इसलिए रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात के समय में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो श्वसन दर से कम हो जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसके कारण रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए हानिकारक गैस होता है, ना कि लाभदायक गैस होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो दिन के समय में कौन सा दर अधिक होता है, दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होता है। क्यों, क्योंकि दिन के समय में सूर्य के प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक है, और जब प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक है तो पेड़ पौधे किसको रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। क्लियर है सबको। और यही रात के समय में उल्टा काम होता है, रात के समय में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम होता है, क्योंकि रात के समय में लाइट तो रहता नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाता है और श्वसन की दर अधिक हो जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के कारण
पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए हानिकारक गैस होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आइए अब इसमें कितने नोट पॉइंट पढ़े हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले पढ़ाएं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह क्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पेड़ पौधे जो है कैसे यौगिक को संयुक्त करते हैं, अकार्बनिक यौगिक, और कैसे यौगिक का निर्माण करते हैं, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम बताएं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप किसके अपघटन उपघटन उपचयन से किसके उपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो किसके उपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो प्रकाशन के कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और किसके अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है? ये सारा नोट पॉइंट में लिखवाया गया। तो जल के अपघटन की क्रिया होता है तो किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्लियर है दोनों नोट पॉइंट? आइए इसमें एक और नोट पॉइंट हम लोग लिखे थे फर्स्ट नोट पॉइंट में कि कार्बन ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु की आवश्यकता पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है सबको यहां तक? उसके बाद हम बताएं नोट, देखिए यहां पास प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन होता है? ग्लूकोज। और प्रकाश संश्लेषण का सह या अंतिम उत्पाद कौन होता है? ऑक्सीजन। और O2 का निर्माण किसके अपघटन के फलस्वरूप होता है? तो जल के अपघटन के फलस्वरूप होता है। उसके बाद हम नोट पॉइंट बताएं दिन के समय में कौन सी क्रिया होता है, रात के समय में कौन सी क्रिया होता है। तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, किससे? श्वसन से। इसलिए दिन में पेड़ पौधे किसको रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को। और रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होता है श्वसन दर से, इसलिए श्वसन दर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं पेड़ पौधे। क्लियर है सबको? रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये सारा चीज प्रकाश संश्लेषण में बताया गया। आइए प्रकाश संश्लेषण में एक और नोट यहाँ पास सीख लेते हैं, नोट नंबर 6। अब बताइए तो प्रकाश संश्लेषण में कैसा यौगिक जुड़ा था आपस में? अकार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक का निर्माण किया? कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं? अकार्बनिक यौगिक बताया गया था कि अकार्बनिक यौगिक सरल होता है, इसका संरचना सरल होता है। और जटिल यौगिक का कार्बनिक यौगिक का संरचना कैसा होता है? तो कार्बनिक यौगिक का जो संरचना है वो जटिल होता है। ये पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? तो सोचिए एक सरल चीज आपस में मिलके एक जटिल चीज का निर्माण कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण कौन सा रिएक्शन होगा? एनाबॉलिज्म होगा कि कैटाबॉलिज्म होगा? ये सारा चीज बताया गया। तो प्रकाश संश्लेषण छोटा छोटा चीज मिलके एक जटिल चीज का जब निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब बड़ा बड़ा चीज छोटा चीज में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा? तो प्रकाश संश्लेषण जो है से एनाबॉलिज्म होगा कि कैटाबॉलिज्म होगा? इस नोट पॉइंट पे हम यहाँ पास लिख देते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रोसेस होता है? तो एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि सरल यौगिक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जटिल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। सरल यौगिक कौन कौन मिले? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जटिल यौगिक कौन बनाया? ग्लूकोज। इसलिए इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है सबको प्रकाश संश्लेषण? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सबको प्रकाश संश्लेषण समझ में सही से आया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। कितनी अवस्था होती है प्रकाश संश्लेषण की? प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। तो प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती है। एक को बोलते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया या अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया। और एक को बोलते हैं अप्रकाशीय प्रतिक्रिया।
अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। इसको बोला जाता है लाइट रिएक्शन और इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। रिएक्शन क्लियर है सबको? तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया क्या होता है और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया। प्रकाशीय प्रतिक्रिया सबसे पहले इस प्रतिक्रिया की खोज जो है, खोज डिस्कवरी, इस प्रतिक्रिया की खोज जो है सो किए थे हिल नामक वैज्ञानिक ने। रॉबिन हिल, हिल वैज्ञानिक ने नामक वैज्ञानिक ने किए थे 1939 ईस्वी में। कब किए थे? 1939 ईस्वी में। कौन सी प्रतिक्रिया की खोज किए थे? हिल, सॉरी, प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किए थे। कौन सा वैज्ञानिक? हिल नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। कौन से प्रतिक्रिया का? प्रकाशीय प्रतिक्रिया का। इसलिए इसे इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। इसलिए इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज कौन वैज्ञानिक ने किए थे? हिल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। रॉबिन हिल इसका उनका पूरा नाम है, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। कब किए थे? 1939 ईस्वी में किए थे। क्लियर है सबको? अब सेकंड पॉइंट समझते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया में। इसका स्थान कहां होता है? प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहां होता है? तो याद कीजिए किसका पार्ट है? प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? हम बताएं प्रकाश का स्थान कहां होता है? हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है, बताया गया था। और उस हरित लवक में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है स्ट्रोमा और एक का नाम होता है ग्राना। तो ये जो प्रकाशीय प्रतिक्रिया है ये हरित लवक के ग्राना में संपन्न होता है। हरित लवक के किस भाग में संपन्न होता है? हरित लवक के ग्राना में संपन्न होता है। हरित लवक के ग्राना में कौन सा प्रतिक्रिया होता है? तो हरित लवक के ग्राना में प्रकाशीय प्रतिक्रिया संपन्न होता है। डायरेक्ट वन डे एग्जाम में पूछता है हरित लवक के ग्राना में होने वाला प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहां संपन्न होता है? हरित लवक के ग्राना में। हरित लवक के ग्राना में कौन सा प्रतिक्रिया संपन्न होता है? तो प्रकाशीय प्रतिक्रिया संपन्न होता है। किसी को भी दिक्कत है यहां तक? एंड नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? किसका कार्य? प्रकाशीय प्रतिक्रिया का। तो प्रकाशीय प्रतिक्रिया का काम होता है, याद कीजिए प्रकाश संश्लेषण में बताए थे हम आप सबको कि सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। क्या प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन में हम बताए हैं सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है वो होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित लवक के ग्राना में। सौर ऊर्जा रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है कौन? किस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप? प्रकाशीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। कहां होता है कन्वर्ट? तो हरित लवक के ग्राना में। तो हरित लवक प्रकाशीय प्रतिक्रिया से रिलेटेड 3 पॉइंट बताए हम आप सबको। सबसे पहला पॉइंट, इसकी खोज कौन किए थे? हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये कहां संपन्न होता है? हरित लवक के ग्राना में संपन्न होता है। इसका कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट करना। रसायन ऊर्जा बोले तो एटीपी और NADPH, ये दो चीज का निर्माण होता है। NADPH2 एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है NADPH नाम। क्लियर है सबको यहां तक? अब आइए समझते हैं एटीपी और NADPH का निर्माण कैसे होता है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एटीपी और NADPH बनते कैसे हैं। तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया के चरण। प्रकाशीय प्रतिक्रिया के चरण, प्रकाशीय प्रतिक्रिया के चरण सीखने वाले हैं। सबसे क्रमिक चरण, क्रमिक कहने का मतलब क्रम से चलता है। क्रमिक
सॉरी क्रमिक प्रकाशीय प्रतिक्रिया के क्रमिक चरण, क्रमिक कहने मतलब क्रम से चलता है। सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहला चरण में होता है जो सौर ऊर्जा आता है उसको हरित लवक क्या करता है, हरित लवक में उपस्थित जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। सबसे पहला चरण क्या होता है? हरित लवक जो है सो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और क्लोरोफिल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके हाई एनर्जी लेवल तक लेके चला जाता है। सबसे पहला चरण होता है। सबसे पहला चरण क्या होता है? पर्णहरित के द्वारा यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, जिसके कारण पर्णहरित में क्लोरोफिल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं। सबसे पहला चरण यही होता है। क्लियर है सबको? आइए इस बात को हम बोर्ड पे लिख देते हैं। पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश को और सूर्य के प्रकाश में जो मौलिक कण होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्लियर है सबको? तो पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित किया जाता है। सूर्य पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश को कहने का मतलब फोटोन को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। और ये फोटोन क्या करता है? ये फोटोन क्लोरोफिल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल तक लेकर जाता है। ले जाता है। सबसे पहला क्रिया जो होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया का जो चरण है वो ये होता है। पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और सूर्य के प्रकाश के मौलिक कण को फोटोन कहते हैं। ये फोटोन क्लोरोफिल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल उत्तेजित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं, ए लिख देते हैं, और हाई एनर्जी लेवल तक लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं और हाई एनर्जी लेवल तक ले जाता है। सबसे पहला कार्य ये होता है। किसी को भी दिक्कत है यहां तक? एंड नेक्स्ट क्रमिक चरण क्या होता है? नेक्स्ट क्रमिक चरण में होता है जल का अपघटन। जल का अपघटन। जल का अपघटन। जल के अपघटन जब होता है, H2O का जब अपघटन होता है तो दो आयन बनते हैं। एक आयन को बोलते हैं OH माइनस और एक को बोला जाता है H प्लस। कहने का मतलब है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है यहां पास। क्लियर है सबको? तो जल के अपघटन से OH और H आयन का निर्माण होता है। H आयन का निर्माण होता है। सेकेंड चरण में क्या होता है? जल का अपघटन, और जल के अपघटन के फलस्वरूप कौन से आयन बनते हैं? OH और H आयन बनते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? और ये जो जल का अपघटन होता है इसके फलस्वरूप H और OH आयन बनते हैं। तो जल के अपघटन के एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि जल के अपघटन के लिए 4 मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं। यहाँ पास कितने मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं? 4। क्लियर है सबको? अब ये जल का अपघटन होता है, इसी के फलस्वरूप कौन से आयन बने हैं? OH आयन और H प्लस आयन। ये जो OH आयन है ये पुनः
पुनः जल से अभिक्रिया करके, जल के संयोग करके पुनः जो है OH आयन जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये पुनः OH आयन किसका निर्माण कर देता है? जल और ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं। OH आयन एक रहेगा कि 4 रहेगा? तो 4 रहेगा। यहाँ पास 4 मॉलिक्यूल्स रहेंगे OH आयन के। एक क्या कर देता है? पुनः किसका किसका निर्माण कर देता है? तो पुनः निर्माण कर देता है जल और ऑक्सीजन का। कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं यहाँ पास ऐसे। तो ये जो OH आयन है इस पुनः जो है किस किस रूप में बदल गया? H2O प्लस में O2 में बदल गया। ऑक्सीजन के कितने अणु यहाँ पास? 4। यहाँ पास कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पास 2 लगाने पड़ेगा। 2 2 4 हो गया, बैलेंस हो गया है। बैलेंस करने के लिए इसको लगाए ऐसे। तो सबसे पहला चरण था पर्णहरि द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, और ये फोटोन जो है वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं और हाई एनर्जी लेवल तक ले जाता है, और जल के अपघटन से OH और H प्लस आयन का निर्माण होता है। OH और H प्लस आयन का निर्माण हुआ, जल के अपघटन हो गया। कितने मॉलिक्यूल यूज में आए? 4। और ये पुनः OH आयन से किसका निर्माण होता है? जल और ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो वातावरण में चला जाता है। क्या अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है? देखिए ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और ऑक्सीजन पत्ती के द्वारा वातावरण में चला जाता है। अब ये बच जाता है H2O। पुनः H2O का अपघटन होगा, ये बनेगा, फिर पुनः इससे ये बन जाएगा, पुनः ऑक्सीजन चला जाएगा। इसका क्या होता है भाई? तो आइए समझते हैं इसका क्या होता है। इसका तो काम तो समझ में आ गया कि पुनः जो है जल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन वातावरण में चला जाएगा। ये जो जल है पुनः अपघटित होगा, OH प्लस आयन बनेगा, ऐसे कन्वर्ट होते रहता है। तो H प्लस आयन का क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का क्या होता है? तो आइए समझते हैं हाइड्रोजन आयन का क्या होता है। तो पहले हम लिख देते हैं जल के अपघटन से OH प्लस आयन बनते हैं, और OH आयन पुनः किसका निर्माण करते हैं? OH आयन पुनः जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये पुनः किसका निर्माण किया? जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां चला गया? O2 वातावरण में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है, पत्ती द्वारा, रंध्र द्वारा चला जाता है। किसी को भी दिक्कत है यहां तक? सेकंड प्रोसेस में जल का अपघटन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन पुनः जल ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन चला जाता है वातावरण में, और जो जल है पुनः अपघटित होकर यही बनेगा, फिर यही बनेगा। हाइड्रोजन आयन का मेन क्या होता है? अब पेड़ पौधे में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं NADP। सिर्फ NADP। कौन सा प्रोटीन? NADP। और ये NADP प्रोटीन इस हाइड्रोजन आयन के साथ संयोग करता है और एक और प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं NADPH, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो आइए थर्ड चरण को हम लिख देते हैं यहां पास। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? पौधा में उपस्थित NADPH प्रोटीन, पौधा में उपस्थित NADP प्लस जल के अपघटन से बने हाइड्रोजन के साथ मिलकर, बने H प्लस आयन के साथ मिलकर NADPH2 प्लस नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, हम क्या बोले? ये जो NADPH है ये किसके साथ मिल जाएगा? हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएगा, और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम क्या होता है? NADPH2। अब हाइड्रोजन आयन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? याद कीजिए पीछे, देखिए यहां पास
क्या इसके आगे चार, जल के 4 मॉलिक्यूल इसमें आया था, तो हाइड्रोजन के भी कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 4। तो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पास आ गया, 4 मॉलिक्यूल्स, तो NADPH2 का निर्माण करता है, ये बनाता है। क्लियर है सबको? इसका पूरा नाम हम लिख देते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 4, उधर 2 है, तो यहाँ पास 2 लगाने पड़ेगा 4 बनाने के लिए। जब यहाँ 2 लगाए तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लिए यहाँ पास। अब NADPH का हम पूरा नाम लिख देते हैं, NADPH2+। लास्ट वाला प्रोसेस समझ में आया सबको? पौधा में एक पहले से ही प्रोटीन रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग NADPH, और NADPH के पास जो जल के अपघटन से H+ आयन बना है, H+ आयन के साथ मिल जाता है और NADPH नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन के निर्माण करने के बाद यही तो बनता है, सौर ऊर्जा यही में तो कन्वर्ट होता है। अभी पीछे हम बताएं कि नहीं कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सौर ऊर्जा को ATP और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है, बताया गया। तो ATP की तो अभी नहीं बना है, लेकिन NADPH2 का निर्माण हो गया, तो यही तो निर्माण करना था हमें। तो अब हम यहाँ पास निर्माण हो चुका है NADPH का। इसका पूरा नाम क्या होता है? हम लिख दे रहे हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। इसका पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। याद रखना बहुत आसान है, याद रख लीजिएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन बोलना है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, याद हो जाएगा। ये NADPH का पूरा नाम होता है। क्लियर है सबको? आइए अब एक चौथा प्रोसेस इसमें होता है। चौथा प्रोसेस में क्या होता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, आइए हम लोग समझते हैं। फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, पौधा में उपस्थित NADP ये थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है, चौथा पॉइंट। पौधा में उपस्थित ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। स्पेलिंग मिला लीजिएगा एक बार, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पौधा में उपस्थित ADP फास्फोरस के साथ संयोग कर ATP का निर्माण करते हैं। ATP का निर्माण करते हैं। ये जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये फास्फोरस के साथ संयोग कर जाता है और किसका निर्माण करता है? ATP का निर्माण करता है। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वहां पास क्या था? ADP में डाई आता है और ATP में ट्राई आता है, इस बात को याद रखिएगा। ADP में डाइफॉस्फेट और ATP में ट्राइफॉस्फेट। ये ADP कहां से आया तो पौधा में? तो याद रख लीजिएगा, ADP जो है पौधा में, ADP पौधा में कहां से आता है? तो ADP पौधा में आता है कहां से? तो आप बताते हैं हम। ADP जो है एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ग्लूकोज से टूटता है ADP। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये मिलता है, पौधा में उपस्थित रहता है फलस्वरूप।
और जब उसमें प्रकाशीय प्रतिक्रिया होता है तो फास्फोरस के साथ मिल जाता है और संयोग करके किसका निर्माण करता है, एटीपी का। फास्फोरस या कहीं की किताब में इसको देख लीजिएगा फॉस्फेट भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के साथ संयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, पौधा में रहता है, प्राप्त होता है। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक? अप्रकाशीय प्रतिक्रिया में कितने चीज, प्रकाशीय प्रतिक्रिया में कितने चीज बनना था, 2, NADPH और ATP, तो दोनों का निर्माण हो गया। ये ADP कहां से बनता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है ADP। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया होता है, उसके फलस्वरूप कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप ADP का निर्माण होता है। क्लियर है सबको? सॉरी, ये हम लोग सीखे हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया। तो आइए प्रकाशीय प्रतिक्रिया को हम रिवाइज करते हैं, बोल के बता देते हैं। प्रकाशीय प्रतिक्रिया का खोज किसने किया था, रॉबिन हिल नामक वैज्ञानिक ने 1939 ईस्वी में। ये किस भाग में होता है, हरित लौह, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। यह हरित लौह के ग्राना में संपन्न होता है। इसमें सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा, कहने का मतलब ATP और NADP इसमें कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रोसेस क्रमिक रूप से चलता है, क्रम से चलता है। सबसे पहला क्रम क्या था, पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाते हैं और हाई एनर्जी लेवल तक लेकर जाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद बताए थे जल का अपघटन होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है। हाइड्रोक्साइड आयन पुनः जल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन वातावरण में चला जाता है और जो H बचा हुआ है, जो हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है, NADP नामक प्रोटीन से ग्रहण करके NADPH2 बनाता है और NADPH2 बनाने के फलस्वरूप NADPH2 ही तो हम लोग को बनना चाहिए था। अब जो चौथा क्रमिक होता है, जो पौधा में ADP है, वो फास्फोरस के संपर्क में आता है और फास्फोरस के संपर्क में आने से किसका निर्माण कर देता है, ATP का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी के रूप में पौधा में भोजन जो है घुलित रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ATP का निर्माण हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो ये कौन सा प्रतिक्रिया हुआ, ये हमारा हुआ प्रकाशीय प्रतिक्रिया। प्रकाशीय प्रतिक्रिया, ये ADP क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप ADP पेड़ पौधे में बन जाते हैं। कोशिकीय श्वसन बोले तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पेड़ पौधा में ADP बना हुआ रहता है पहले से, और जब प्रकाशीय प्रतिक्रिया का फलस्वरूप फास्फोरस से संयोग करता है और ATP का निर्माण कर लेता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये कौन सा प्रतिक्रिया हुआ, प्रकाशीय प्रतिक्रिया। आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू।